हेलो बच्चों, अब हम लोग पार्ट 2 चैप्टर 1 साइंस में लेकर करके आए हैं। हम लोग उस टॉपिक से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट 2 में हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। तो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है उसे हम लोग समझते हैं। ये दो माध्यम होंगे, एक है माध्यम 1 और एक है माध्यम 2। ये जो माध्यम को अलग करने वाला पृष्ठ होता है इसे पृथक्कारी पृष्ठ कहते हैं। पृथक्कारी पृष्ठ अर्थात ऐसा पृष्ठ जो दो माध्यमों को अलग करता है पृथक्कारी पृष्ठ कहलाता है। अब मान लें हमारे पास कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है। जो प्रकाश की किरण अगर माध्यम बदलेगा तो माध्यम बदलने पर हम सोचते हैं कि प्रकाश की किरण ऐसे होकर के गुजर जाएगी, परंतु ऐसा नहीं होगा। ये प्रकाश की किरण या तो इधर से होकर के गुजरेगी या तो इधर से होकर के गुजरेगी। वो डिपेंड करेगा कि माध्यम 1 दूसरे के सापेक्ष कैसा है और माध्यम 2 पहले के सापेक्ष कैसा है। तो इस प्रकार से जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से कुछ हट जाती है। यही मार्ग से हटने की घटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। किस प्रकार से हटती है देखते हैं। जब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश का रास्ता भी बदलता है और प्रकाश का वेग भी बदलता है। तो सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन देखें। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब प्रकाश किस प्रकार से विचलित होगी उसे हम लोग समझते हैं। नोट पहला, ये हमारे पास विरल माध्यम है, ये हमारे पास सघन माध्यम। सघन और विरल क्या है? ये तुलनात्मक शब्द है। विरल माध्यम का मतलब इस सघन माध्यम की अपेक्षा इसमें पदार्थ के कण दूर दूर हैं, और सघन माध्यम का मतलब इसमें पदार्थ के कण पास पास हैं। तो जिसमें पदार्थ के कण पास पास होंगे सघन माध्यम, जिसमें दूर होगा विरल माध्यम। ये दोनों जब तक नहीं होंगे तब तक हम बिना तुलना के सघन और विरल नहीं बता सकते। अब यदि प्रकाश की किरण यहाँ पर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो ये क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगा। अब जो प्रकाश की किरण आती है उस प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। यह आपतित किरण इस पृथक्कारी पृष्ठ के जिस बिंदु पर पड़ता है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। इस आपतन बिंदु से होकर पृथक्कारी पृष्ठ के लंबवत एक रेखा खींची जाती है जिसे अभिलंब कहते हैं। और यह प्रकाश की किरण आपतित किरण का जो अपवर्तन हो जाता है उसके पश्चात जो किरण जाती है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। अब आगे, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं जिसे हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। हो क्या रहा है? यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। हम सोचते थे कि ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, परंतु माध्यम बदलने से ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यही प्रकाश की किरण अगर सघन से विरल में जाती, यहाँ हम लोग बना लें, ये है माध्यम सघन और ये है विरल। अगर ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से
विरल माध्यम, जिस बिंदु पर पड़ी आपतन बिंदु, यहाँ पर अभिलंब खींचे, ये प्रकाश की किरण हम सोच रहे थे ऐसे जाएगी, परंतु सघन से विरल जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, ये प्रकाश की किरण यहाँ होकर के गुजरेगी। अर्थात हम लोग ये लिखना चाहते हैं इसमें कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसमें यह भी समझ सकते हैं कि इस कंडीशन के लिए जब आपतन कोण की वैल्यू अपवर्तन कोण की वैल्यू से ज्यादा होगी, अर्थात इस कंडीशन के लिए कोण I का मान कोण R से ज्यादा होगा, आपतन कोण अपवर्तन कोण से ज्यादा होगा जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगी। दूसरा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब अभिलंब से दूर हट जाती है, तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर होगी। यहाँ आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण, अर्थात इसके लिए जो कोण I है वो कोण R से छोटा होगा। अपवर्तन कोण की वैल्यू अगर आपतन कोण से ज्यादा हो गई तो प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी। नोट कर ले, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के इसके निम्न दो नियम हैं। कौन कौन से हैं? पहला नियम चित्र बना लें फिर समझते हैं हम लोग। ये हो गया आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ा ये आपतन बिंदु हो गया। यहाँ से लंबवत एक रेखा खींच दिए, अभिलंब हो गया। मान लें कि ये जो माध्यम 1 है ये विरल है और ये जो माध्यम 2 है ये सघन है। अब प्रकाश की किरण को हम सोचते थे ऐसे जाएगी, परंतु अपवर्तन की घटना के कारण विरल से सघन में जा रही तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये हो गया हमारे पास अभिलंब। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच में आपतन कोण, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में ये है अपवर्तित किरण। अपवर्तन के पश्चात जो किरण जाती है अपवर्तित किरण, इसके बीच बने कोण को अपवर्तन कोण R कहते हैं। अब हम लोग नियम देखते हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। द्वितीय नियम हम लोग देखते हैं। दूसरा नियम, तो दूसरा नियम है ये जो आपतन कोण बन रहा है इसकी ज्या का मतलब होता है साइन, जिसे हम लोग शार्ट में संक्षेप में SIN इस्तेमाल करते हैं। तो ज्या जब बोला जाएगा इसका मतलब साइन होता है। तो आपतन कोण की ज्या
तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। ये दूसरा नियम है। दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियतांक होता है। नियतांक होता है। ये तब होगा जब प्रकाश की किरण जो होगी वो समान रहेगी तथा जो माध्यम दिए होंगे वो समान रहेंगे। यदि माध्यम या प्रकाश बदल दिया जाएगा तो यह नियतांक भी परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात हमें क्या मिल गया यहाँ से, अर्थात आपतन कोण I की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण R की ज्या साइन I बटे साइन R बराबर एक नियतांक हो गया। इस नियम को स्नेल ने दिया था, इसलिए उनके नाम पर इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। आगे यह जो नियतांक आता है, इस नियतांक को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहा जाता है, जिसे यन जिस माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी उसका जिस माध्यम से आएगी उसके सापेक्ष, इसे n2 1 से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये जो नियतांक आता है, इस नियतांक को ही दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे n2 1 से प्रदर्शित करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक दो प्रकार के, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक सापेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में होता क्या है, जब प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, यहाँ हमारे पास प्रकाश की किरण वायु से अगर चल रही हो और किसी भी माध्यम में प्रवेश कर रही हो, तो जो अपवर्तनांक आएगा वह उस माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा, जिसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो इस निरपेक्ष अपवर्तनांक को n जिस माध्यम का है वो सपोज कर लेते हैं 2 है और पहला a है, तो n2a से, या जो माध्यम है मान ले कांच है तो nGa से, या इसी को n2 भी कहते हैं, या इसी को केवल अपवर्तनांक n कहा जाता है। अर्थात nGa लिखा जाए या nG लिखा जाए या n लिखा जाए, ये हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। मान लें कि इस माध्यम में प्रकाश की चाल v हो, तब हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? अब अपवर्तनांक यदि n21 लिखा हो, इसका मतलब होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसका मतलब ये होता है, यदि हमें n21 की वैल्यू निकालनी हो और हमें दोनों माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक पता हो, तब जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक, जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसके निरपेक्ष अपवर्तनांक में भाग दे दिया जाता है। अपवर्तनांक और वेग एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अपवर्तनांक और वेग व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, और जिस माध्यम में अपवर्तनांक कम होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। यदि हम वेग के पद में लिखते हैं तो जिस माध्यम के सापेक्ष निकाल रहे हैं उसका वेग, और जिस माध्यम का निकाल रहे हैं उसके वेग से भाग दे दिया जाता है। ये हमारे पास फार्मूले बन जाते हैं। आगे हमारे पास
निरपेक्ष अपवर्तनांक अगर n पता हो, निरपेक्ष अपवर्तनांक n पता हो और हमें उस माध्यम में वेग निकालना हो तो क्या निकालेंगे, तो n बराबर होता है c/v। इस फार्मूले से निकालेंगे जहां n निरपेक्ष अपवर्तनांक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक है तथा v उस माध्यम में प्रकाश की चाल है तथा c निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल है और इसका मान हमको याद है c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। एक क्वेश्चन अपवर्तनांक पे लेते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अर्थात यहाँ पर हमारे पास दिया है c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और कह रहे हैं यदि जल का अपवर्तनांक, तो जल का अपवर्तनांक अर्थात nw लिख सकते हैं या केवल n लिख सकते हैं, 4/3 है तथा जल में प्रकाश की चाल हमको ज्ञात करनी है। तो मान लें जल में प्रकाश की चाल v है, ज्ञात करना है। तो हमारे पास फार्मूला था कि अपवर्तनांक n बराबर c/v, इसलिए v बराबर कितना होगा c, v को यहाँ ले जाएंगे, n इधर हो जाएगा। तो c की वैल्यू 3 × 10⁸ बटे n की वैल्यू हमारे पास है 4/3, ये 3 ऊपर चला गया, 3 में 3 का मल्टीप्लाई हुआ 9 × 10⁸ बटे 4, 4 से 9 में भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा v बराबर 4 दूनी 8 दशमलव और हो गए 1, तो 4 दूनी 8 और हमारे पास हो गया 20, तो 4×5 20 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही जल में प्रकाश की चाल है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो गए हमारे आंसर। कुछ बातें इसमें हम लोग कर लेते हैं अपवर्तनांक से संबंधित, जो हमारे पास परीक्षा में 1-1 नंबर के प्रश्न मिल सकते हैं। बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ये सभी चीजें हम लोग ध्यान रखेंगे। कुछ अपवर्तनांक जैसे हीरा का अपवर्तनांक ध्यान रखेंगे, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कितना होता है इसकी वैल्यू, n बराबर होता है 2.42, 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है। कांच का अपवर्तनांक याद रखेंगे, कांच का अपवर्तनांक n होता है 1.50। जल का अपवर्तनांक ध्यान रखेंगे, जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। ये सभी बातें हम लोग ध्यान रखेंगे, इस टॉपिक से संबंधित काम पढ़ सकते हैं।